हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के वन शॉट सॉल्यूशन का निपटारा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि लगभग हमारे ख्याल से 5 या 6 दिन हो गए होंगे बायोलॉजी के वन शॉट को, इसलिए बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन हम भी परेशान थे रसगुल्लों, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था सिस्टम में, जिसके कारण हमें सिटी में आना जाना पड़ा। भाई अभी तो महाकुंभ का आयोजन होने वाला है प्रयागराज में, तो इसलिए बहुत ट्रैफिक। 2-3 दिन यूं समझना कि एक्स्ट्रा हमने क्लास लिया था, इसलिए वीडियो रेगुलर आ रही थी। बाकी भैया आज भी हम सिटी से आए हैं, जस्ट अभी ये क्लास शूट कर रहे हैं। तो क्या करें बच्चों, परेशानी हमारी भी है, ठीक है। नहीं तो रेगुलर आपके बीच में हम वन शॉट तो ला ही रहे थे। तो चलिए आज देख लेते हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही फ्रेम में। प्यारा सा चैप्टर है और इसमें आपके 5 से 6 टॉपिक ना बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कोई 3 नंबर वाला तो कोई 5 नंबर वाला। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया चैप्टर आपका है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। कौन सा चैप्टर भैया? कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। ये 7वां चैप्टर है आपका, याद रखना, ठीक है। चलिए भैया शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है। ये जो पहला ही क्वेश्चन है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ठीक। कि रोग क्या है और रोग के प्रकार क्या है। ये अगर हम बात कर लें रोग के प्रकार में, तो अभी बताएंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, वो भी 4 सेट में पूछा था। और हर साल आएगा, चाहे 1 या 2, 100% भाई इस बात की गारंटी हम लेते हैं। लिख कर रख लीजिए, आएगा जरूर, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो पहला ही क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोग क्या है और रोग के प्रकार, ठीक। चलिए देखते हैं भैया, रोग कहते किसे हैं समझना है, रटना नहीं। बायोलॉजी में तो भाई मतलब समझिए, रोग होता क्या है कि भाई जब हमारा शरीर किसी काम को करने में असमर्थ हो जाए। अब कोई काम का मतलब क्या है भाई, जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं, भाई चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, भाई सामान उठा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, वहाँ पे दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मजे के मूड में हैं, गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से ऐसा माना जाता है कि भाई हम स्वस्थ हैं, ठीक है। हम जब क्या है सुचारू रूप से कोई काम करने में सक्षम होते हैं तो हमें स्वस्थ माना जाता है। बट जब हमारा शरीर क्या होता है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप करने में असमर्थ हो, यानी ना कर सके, तो ऐसी दशा को क्या बोला जाता है भैया? रोग कहा जाता है। ये क्या होते हैं? डिसीज होते हैं, रोग, ठीक है। तो भाई परिभाषा आप समझ जाइए कि जब शरीर किसी कार्य को सुचारू रूप से करने में असमर्थ होता है तो इस दशा को रोग कहते हैं, ठीक। तथा रोग को फैलाने वाले जो कारक होते हैं भैया, वो रोग जनक कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं बच्चों? रोग जनक कहलाते हैं। अब बच्चों देखते हैं रोग के प्रकार। तो रोग कितने प्रकार का होता है? तो रोग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन सा रोग भैया? 2 ही तरह के रोग होते हैं प्रमुख रूप से। एक तो या तो जन्म से ही रहेगा किसी के अंदर, एक तो भैया जन्म के बाद विभिन्न कारणों से हमको क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। तो 2 टाइप के हो गए रसगुल्लों। पहला है आपका भैया क्या है? जन्मजात या वंशागत रोग। अब नाम ही है कि जन्मजात रोग, तो ऐसे रोग बच्चों जो जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, और ये क्या होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? चलते रहते हैं भाई, इसीलिए इसी को वंशागत रोग भी कहा गया है। तो जन्मजात रोग या वंशागत रोग क्या होते हैं? तो ऐसे रोग जो जन्म के समय से ही मौजूद होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है भैया? ये चलते रहते हैं। तो ऐसे रोग को क्या कहेंगे? हम जन्मजात रोग कहेंगे। मतलब जैसे ये किसी पिता में है तो भैया उसके संतान में, फिर उसके संतान में, फिर उसके, ये एक कड़ी की तरह यानी क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहेंगे परिभाषा बच्चों, तो ऐसे रोग जो जन्म से ही रहते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? वंशागत होते हैं, यानी चलते रहते हैं। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं अपन? जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता। हीमोफीलिया कौन सी बीमारी है भैया? आपको पता होगा, ये एक्स संलग्न लक्षण है भैया, आपको बताया इसके पहले जो चैप्टर है ना, जो वंशागत अनुवांशिकी वाला, उसमें। तो भैया हीमोफीलिया क्या है? एक्स संलग्न रोग है, जिसमें
रोगी को चोट लग जाने के बाद रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रोगी की मौत हो जाती है। फिर दूसरा है वर्णांधता, कलर ब्लाइंड, जिसमें क्या होता है, ये भी एक एक्स संलग्न रोग है। इनके जीन एक्स गुणसूत्र पर बैठ जाते हैं और इसमें क्या होता है, व्यक्ति कुछ विशेष रंग जैसे लाल और हरे में कोई अंतर बता नहीं पाता है। ऐसे रोगों को भैया रेलवे भाई फाटक पे हो गया या फिर ट्रैफिक में हो गया या ऐसे भाई जगह पर नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि ये सिग्नल ही नहीं बता पाएंगे भैया रेड है या ग्रीन है, तो ऐसे लोग वहां नौकरी नहीं कर सकते, अर्थात रेलवे ड्राइवर भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि रोग में क्या है, जन्मजात रोग या फिर अपन कह ले वंशागत रोग। तो भैया पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, हो गया ना। चलिए अगला रोग देखते हैं भैया। अगला रोग क्या है, उपार्जित रोग। अब देखिए एक तो जन्मजात हो गया, अब उपार्जित रोग क्या होता है वो जान लेते हैं। उपार्जित रोग में देखिए उपार्जित, अर्जित का मतलब होता है अर्जित कर लेना, धारण कर लेना, यानी ऐसे रोग जिनको क्या है जन्म के बाद, भाई ऐसे रोग यानी जो जन्म के बाद किसी कारणों से उत्पन्न हो जाएं। ठीक, जन्म के बाद कोई भी कारण हो सकता है, कारणों से उत्पन्न हो जाए तो वो रोग कहलाते हैं उपार्जित रोग। आई बात समझ में। तो ऐसे रोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। लाइक दैट भाई कुपोषण हो गया, रतौंधी हो गया, एलर्जी हो गया, कैंसर हो गया, ये सारे रोग क्या है, ये क्या है किसी न किसी कारण से। भाई कैंसर में हो गया, इसमें भौतिक कारण हो सकता है, रासायनिक कारण हो सकता है। एलर्जी है जैसे भाई किसी को क्या है क्रीम से एलर्जी है, किसी को पाउडर से एलर्जी है, तो किसी को सनलाइट से एलर्जी है, तो किसी को भैया बहुत ज्यादा धूल मिट्टी इन सब से एलर्जी होती है। भाई खाने पीने की कमी होगी, कुपोषण का शिकार होगा, विटामिन की कमी होगी तो रतौंधी यहां पर। तो ये क्या है, किसी ना किसी कारणों से उत्पन्न होते हैं, तो ये कहलाते हैं उपार्जित रोग। अब भैया उपार्जित रोग भी दो प्रकार का होता है और यही बात कर रहे थे भैया, हम इसी टॉपिक की बात कर रहे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 2024 में भी बच्चों ये 4 सेट में पूछा था। 4 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। ठीक इस तरह से पूछा था। तो भैया ये उपार्जित रोग के अंदर संक्रामक और असंक्रामक रोग का मतलब आपके शामिल होते हैं। ठीक है ना। चलिए समझ लेते हैं कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। देखिए नाम ही है संक्रामक रोग। संक्रामक मतलब यहां पर क्या होता है कि भाई ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे में पहुंच जाएं, ठीक छुआछूत के माध्यम से या कैसे भी पहुंच जाएं, तो वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। हमने क्या बताया बच्चों कि ऐसे रोग जो एक भाई संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के भाई माध्यम बहुत हमने बताया, छुआछूत कुछ भी है, उनकी पर्सनल चीजें, कोई निजी वस्तु आप प्रयोग में ला रहे हो, उनके साथ खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब ऐसे, तो ऐसे रोग भाई कहलाएंगे संक्रामक रोग। आई बात समझ में। इसीलिए बोलते हैं भैया रटाना हमारी फितरत में नहीं, रटना नहीं बच्चों, समझना है। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और यह रोग भैया रोगाणुओं के कारण होते हैं। भाई कोई ना कोई रोगाणु इसमें होगा जिसके कारण होते हैं, तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा, हमने बताया ना कि इसमें कोई भी माध्यम हो सकता है, कि विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित व्यक्ति से ये स्वस्थ व्यक्ति में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, जुखाम। तो भैया यहाँ पे जुकाम वगैरह देखें, ये भी वायरस जनित रोग है। एड्स क्या है, HIV वायरस, इसमें फ्लेवी वायरस होता है। इसी तरह से भैया आपका मलेरिया हो गया, इसी तरह से टाइफाइड हो गया। तो ये सब क्या है भैया, संक्रामक रोग हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये पहुंचते हैं। ठीक है। और दूसरा है असंक्रामक रोग। तब असंक्रामक रोग का मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते, मतलब छुआछूत के माध्यम से भी नहीं पहुंचते। अगर आप उनके साथ बैठे हो, उनकी निजी वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हो, छुआछूत कर रहे हो भैया, साथ खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बोल रहे हो उनके सामने, तो ऐसे रोग नहीं फैलेंगे, वो कहलाएंगे असंक्रामक रोग। ठीक है। तो लिखना चाहेंगे तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे भैया कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, मधुमेह, डायबिटीज, मतलब ये सबके सब ऐसे रोग हैं भैया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं, याद रखना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए।
हो गया ना। चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे, अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और सारे टॉपिक आए हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 में, सब टॉपिक आए, क्योंकि बायोलॉजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमने पहले भी बताया था भैया कि इसमें चीजें क्या होती हैं, यूं मान के चलना कि 100 में 100% वाली होती हैं। ठीक, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि भाई 7 सेट बनते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर सेट क्या होता, अब इनको ये भी नहीं पता, मतलब 7 पेपर बनेंगे, सबके कोड अलग होंगे, सब में क्वेश्चन अलग अलग। हाँ इतना जरूर है कि 3-3 4-4 क्वेश्चन से कॉमन होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो भाई क्वेश्चन क्या है आपका अलग अलग। भाई एक ही चैप्टर रहेगा, जैसे इस चैप्टर में आपके भाई मान चलते हैं 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो भैया क्या करेगा, सातों सेट में एक एक क्वेश्चन उठाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि भैया सारे क्वेश्चन इसमें, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह भाई न्यूमेरिकल डेरिवेशन तो ऐसा तो है नहीं, थ्योरी वाले क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इसमें तो भाई केवल क्वेश्चन है तो बस वही पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही प्यारा सा है। और 2024 में 2 सेट में ये भी पूछा गया था कि हाथी पांव या फाइलेरिया या इसी को फील पांव या इसी को फाइलेरियसिस कहते हैं, इस रोग का आपको कारक, संक्रमण तथा लक्षण बताना है। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा कि हाथी पांव रोग का कारक, संक्रमण व लक्षण बताइए, या बोल देगा कि भैया फाइलेरिया पर टिप्पणी लिखिए, तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, घबराना नहीं। तो भैया इस रोग को फील पांव या फाइलेरियसिस भी कहते हैं, अभी बताया ना भैया, फील पांव या फाइलेरियसिस कहा जाता है। ठीक है, इसका कारक क्या है, यानी किस कारक के द्वारा ये फैलता है, तो इस रोग का जो कारक है बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई। ठीक, कहीं कहीं बैंक्रोफ्टी लिखा होता है, तो बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई नामक ये कृमि, एक कृमि है, फीता कृमि के आकार का होता है भैया, तो इसके द्वारा ये फैलता है। कौन, हाथी पांव या फील पांव। ठीक है भैया, इसका संक्रमण कैसे होता है, तो यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर, किसके, मादा क्यूलेक्स मच्छर, याद रखना बहुविकल्पी में भी पूछता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें जो पैर होता है भैया फूल के हाथी के पांव के समान हो जाता है, यही कारण है इसको हाथी पांव नाम दिया गया है, क्योंकि जो लसिका ग्रंथियां होती हैं वो फूलकर बहुत बड़े, यानी एक हाथी के पैर की तरह हो जाती हैं, मोटे मोटे। ठीक है, इसी कारण इसको हाथी पांव नाम दिया गया है। इस रोग के भैया लक्षण हम जान लेते हैं कि इस रोग में लक्षण कौन कौन से हैं। तो इस रोग के लक्षण में सबसे पहला हाथ व पैर का फूल जाना, ठीक है, शरीर के आकार में अनियंत्रित वृद्धि हो जाना। नेक्स्ट है भैया कि बुखार का होना। अगला है कि शरीर का जगह जगह फूल जाना। ठीक है, तो ये क्या है, इस रोग के भैया लक्षण हैं। आई बात समझ में, तो फील पांव या हाथी पांव क्या है भैया, इसका कारक, संक्रमण और लक्षण याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है कारक बुचुरेरिया बैंक्रोफ्टाई, उसके बाद संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर, फिर उसके बाद तो भैया हमने रोग के लक्षण क्या है वो चीज बता दिया। ठीक है, चलिए बुआ स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक क्या है भैया कि अमीबीय पेचिस के कारक, लक्षण, बचाव के उपाय। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे टॉपिक बोला पहले भी बताया है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी पेपर में तो आएगा बच्चों, 100%, ये बात सच है। ठीक है भैया, इस बात की गारंटी हम 100% ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि बायोलॉजी में भी पहले भी बताया था जितने टॉपिक हैं सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने पेपर बनने हैं, सब में देगा। ठीक है, तो भैया किसी के हो सकता है आपके नसीब में ये वाला है, किसी में टाइफाइड मतलब जैसे मलेरिया का पूछ लेगा, किसी में डेंगू का पूछ लेगा, तो भैया किसी में आगे आपका कैंसर पूछ लेगा, तो किसी में अल्कोहल के बारे में, तो मतलब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना याद रखना बस। भैया किसके सेट में कौन सा आएगा ये मैटर करता है। ठीक है, तो भैया अमीबीय पेचिस के कारक, आपको लक्षण, बचाव के उपाय आपको क्या करना है, बताना है। सबसे पहले भैया कारक जान लेते हैं कि अमीबीय जो पेचिस है वो किस कारण से होता है, इसका क्या मतलब कारक क्या है, रोगजनक कारक क्या है जिसके कारण ये रोग फैलता है। तो इस रोग भाई यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। क्या है, एक ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर कभी पूछ लिया एक नंबर में ऐसे भी कि प्रोटोजोआ जनित रोग का नाम लिखना है एक, तो भैया आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह में भी होता है, पूछ लेता है।
ठीक है। तो यहां पर इस रोग का मतलब जो रोगजनक कारक है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ है, ठीक है। और इस रोग में आंत्र व पाचन तंत्र प्रभावित होता है, भैया सबसे ज्यादा आंत्र ही प्रभावित होता है, ठीक। और यह रोग घरेलू मक्खियों के द्वारा क्या है, संचरित होता है, ठीक। अब इस रोग के जो लक्षण हैं, लक्षण क्या है, देखिए लक्षण में तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे रोग भाई क्या हैं, जाने पहचाने से हैं और कोई ना कोई भाई किसी न किसी तरीके से इनसे पीड़ित भी हो चुका है। तो सब कोई जानते हैं कि इसमें क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला, पेट में अत्यंत दर्द, यानी बहुत ज्यादा ऐंठन होने लगती है। दूसरा, दस्त के साथ रक्त का आना, ठीक, यानी क्या होता है, एक ब्लड का भी आ जाना। अगला है शरीर के भार में, यहां भार होगा, भर नहीं, शरीर के भार में निरंतर कमी होना। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी रोग हो जाए एक कॉमन लक्षण है कि शरीर के भार में निरंतर कमी होगी, भैया कोई भी बीमारी हो जाए, ठीक है ना, याद रखना जनरली ऐसा। अब देखिए वो बात अलग है कि हाँ किसी में भाई शुगर होता है तो एक सूखने वाला भी होता है, एक मोटा भी कर देता है, वो भाई अपवाद में मत जाना, नहीं तो ज्यादातर में शरीर के भार में निरंतर कमी ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि मल के साथ, यानी जो मल होगा उसके साथ श्लेष्म का आना, ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, लक्षण। तो भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बचाव के उपाय देखते हैं। हो गया ना, अब चलते हैं बचाव के उपाय देख लेते हैं। भैया बचाव के उपाय क्या हैं, भाई सबसे ज्यादा, क्योंकि दवा से भी ज्यादा कहा जाता है कि भैया मेडिसिन से भी ज्यादा कहीं ना कहीं बचाव बहुत ज्यादा मैटर करता है। दवा से भी ज्यादा काम क्या करता है, बचाव, कि कौन सी चीजें हमें भाई इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीजों का परहेज करना चाहिए। तो बचाव के उपाय में अगर देखेंगे, पहला, दूषित जल व भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जल को उबाल कर व मतलब यहाँ पे छान कर, ठीक है, यहाँ पे आसान कर नहीं, उबाल कर व छान कर पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगला है फल व सब्जियों को धोकर खाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे भैया, बचाव के उपाय, और हम सब इस भली भांति परिचित हैं इन सब से, ठीक है, ये कोई नई चीजें नहीं हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी, हो गया ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। और ये वाला भैया और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, तो ये भी हम भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दे रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। 100 में 100% पूछेगा। अब किस भाई पेपर में आएगा ये तो नहीं कह सकते, बट पूछेगा इतना जरूर कह रहे हैं, ठीक। तो भैया मलेरिया के रोगजनक कारक, लक्षण व बचाव के उपाय आपको लिखना है, ठीक। तो भैया सबसे पहले हम मलेरिया का कारक देख लेते हैं, ठीक है, यानी मलेरिया का रोगजनक कारक क्या है, किस कारण से फैलता है, यानी इसको फैलाने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम नामक, किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, जैसे भी उसमें बताया एक, ठीक, प्रोटोजोआ जनित एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, इसी तरह से ये मलेरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक। जो क्या है, एक द्विपोषदी परजीवी होता है। कौन, ये प्लाज्मोडियम, ये द्विपोषदी परजीवी होता है, ठीक। इसका साइकिल कब पूरा होगा, जब ये द्विपोषद के बीच में होगा, ठीक है, जिसमें प्राथमिक पोषद मानव होता है और द्वितीय पोषद मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। कभी कभार पूछता है कि मलेरिया भाई फैलता है, आप संदेह देगा, मादा एनाफिलीज, एडिस एजिप्टी, मादा क्यूलेक्स, ऐसे मच्छर के नाम दे देगा। याद रखना मलेरिया जो है भैया मादा एनाफिलीज के द्वारा, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने बताया ना कि ये द्विपोषदी परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ये क्या करता है भैया कि जैसे कोई संक्रमित होता है मच्छर, ये क्या करता है, जैसे कोई किसी व्यक्ति के अंदर भाई किसी व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर ये जीव मतलब इनको ये प्लाज्मोडियम को अंदर प्रवेश कर देगा, ठीक है, प्रवेश कर देगा। और जैसे कोई मच्छर फिर उसके बाद जैसे आकर उनको काट रहा है तो ये फिर से क्या होते हैं, उसी में यानी उस मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी इनका साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है, ठीक है, वो हम समझेंगे संक्रमण में। तो यहां पे समझ में आ गया कारक कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम। बाकी बात कर ले भैया किसके द्वारा संचरित होता है, फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। अब इसका संक्रमण होता कैसे है, चलिए वही समझते हैं, ठीक है भैया। देखिए जब संक्रमित मादा एनाफिलीज किसी व्यक्ति को काटती है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। शुरू में ये जो परजीवी होता है यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर क्या होते हैं भैया, बाद में ये आरबीसी पर
ठीक, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी पर आक्रमण करते हैं जिससे वह फट जाती हैं। इससे एक टॉक्सिन पदार्थ हीमोजाइन निकलता है जो ठिठुरन व तीव्र ज्वर उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या है, ठिठुरन व तीव्र ज्वर उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये थी। अब भाई कोई व्यक्ति संक्रमित है, जैसे फिर से कोई मच्छर उसको काट रहा है तो वो जो प्लाज्मोडियम जीवाणु है फिर से उस मच्छर के अंदर ये फिर से प्रवेश कर जाएगा। तो इनका एक साइकिल, एक चक्र चलता रहता है। यूं समझना कि ये मच्छर खुद क्या है, ये प्रोटो जो मतलब ये जो वायरस लेके खुद घूम रहे हैं। ठीक है, बस इनको एक आदमी चाहिए, एक शरीर चाहिए उसको प्रवेश करने के लिए, घुसेड़ने के लिए। ठीक, तो इसका संक्रमण कैसे होता है ये आपने देख लिया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला है लक्षण। लक्षण देखते हैं। देखिए बच्चों, इससे आसान आपको मिलेगा नहीं कहीं रसगुल्लो। भाई हम इतना जरूर कह देते हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में। इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, बस कभी कभार दुख हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे उल्टा सीधा बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई सपोर्ट जब नहीं करते ना तो कभी कभार बड़ा हम खुद आपको मोटिवेट करते करते हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा कंटेंट तैयार करना, हूबहू एक सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना और टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर को तैयार करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि कितना बढ़िया देता है, कितना कैसे लिखना होता है, आप खुद जान रहे होंगे। ठीक है, ये भाई आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर नहीं करते हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है हमसे, खैर उनकी मर्जी भैया। ठीक है, लेकिन यही कहेंगे बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना इस अपने यूट्यूब परिवार को, ताकि अब की बार जो सपना है भाई 1 मिलियन का जल्द से जल्द वो पूरा हो जाए। ठीक है ना, चलिए तो लक्षण देख लेते हैं। अब लक्षण क्या है भैया, मलेरिया में कौन से लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे? रोगी को भूख नहीं लगती है। ठीक है, दूसरा है रोगी को तीव्र ज्वर यानी बुखार, तेजी से बुखार ऐसे अचानक से चढ़ जाएगा। ठीक है, और रोगी का जो जी मचलता है, ठीक, यानी क्या है, वोमिटिंग होती है, अजीब सा फील होता है उसके अंदर से। पेशियों व जोड़ों में क्या होता है, तीव्र दर्द होता है। ठीक, तो ये लक्षण आते हैं कुछ। उपचार में बात कर ले तो भैया देखिए, मलेरिया का जो उपचार है, तो मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से, 300 सालों से क्या है, कुनैन एक परंपरागत औषधि दी जाती है। ठीक है, कुनैन क्या है, एक परंपरागत औषधि है, ये दी जा रही है। यही क्या है, बहुत कारगर है और 300 वर्षों से ये प्रयोग में लाई जा रही है अब तक। ठीक, तो बचाव के उपाय अब आते हैं। बचाव के उपाय में भैया हम क्या लिखेंगे? बचाव के उपाय में क्या लिखेंगे? सबसे पहले भैया देखिए, बचाव के उपाय में बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से भली भांत इसको समझ सकते हैं कि भैया मलेरिया से अगर बचना है क्या करना चाहिए। पहली चीजें बबुआ, तो अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आसपास का मतलब ऐसे नहीं जहां खड़े हैं उसके बगल में, मतलब घर के चारों तरफ जहां पे कूड़ा करकट का ढेर लगा है, दुनिया भर का क्या है, इधर उधर की क्या है चीजें, फालतू की चीजें गजी हुई, तो उनको क्या करना, साफ सफाई करना है। अगला है कि सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कहेंगे हम तो रात में जाग रहे होते हैं क्यों लगाएं, लगाना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कि जहां जल जमा होता है वहां डीडीटी का छिड़काव या फिर मिट्टी का तेल डालना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं भैया, बचाव के उपाय हो जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगला देखते हैं। अब आ जाते हैं डेंगू बुखार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक बताया ना, काफी लाजवाब है बच्चों। कि डेंगू बुखार या जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी हड्डी दर्द होती है। ठीक, और ये तो भैया बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं भाई, इसके बारे में मतलब इसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि भैया इसका रोगजनक कारक क्या है, लक्षण क्या है, बचाव के उपाय क्या है। बाकी कितना खतरनाक होता है आपको पता है डेंगू। देखिए भैया, डेंगू बुखार फ्लेवी वायरस, ठीक है, ये फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है डेंगू। ठीक है ना, किसके द्वारा? फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। यह रोग मादा एडीज एजिप्टी, इसमें भी मच्छर का नाम याद रखना, मादा एडीज एजिप्टी के कारण मतलब के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। भाई प्लेटलेट्स ही तो डाउन होता है डेंगू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भाई लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? याद रखना, पहला जोड़ों में तीव्र दर्द। भाई सबसे ज्यादा जोड़ों में, जहां जहां भाई ये हड्डी के जोड़ होते हैं उनमें बहुत तेजी दर्द, यानी असहनीय पीड़ा, ऐसा लगेगा भाई हड्डी हड्डी टूट रही है, आप अंगड़ाई लोगे बहुत ज्यादा, मतलब इधर उधर हमेशा। ठीक है, इसीलिए नाम तो रखा गया है ना हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी को तोड़कर रख देता है। नेक्स्ट है कि सिर दर्द के साथ बुखार का होना, ठीक, ये भी एक लक्षण है। अगला है कि पेशियों में जकड़न होना, बताया ना कि भाई पेशियां बहुत ज्यादा दर्द करेंगी, जकड़न महसूस होगी। नेक्स्ट है कमजोरी महसूस होना, तो भैया कमजोरी भी क्या है, महसूस होगी। तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे भैया डेंगू बुखार के भाई ये क्या कारक हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर ये लक्षण, इसमें कारक हेडिंग नहीं बनाया है बट समझ जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया इसका उपचार। भाई डेंगू का उपचार क्या होता है, तो डेंगू के उपचार में समझना है भैया, अभी तक इसका कोई टीका नहीं बना है, यानी डेंगू अभी तक क्या है, इसका कोई एंटीडोट नहीं बना। यही कारण है कि भैया कि डेंगू से हर साल बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स अचानक से इसमें क्या है, डाउन होने लगता है। भाई तो याद रखना, इसका अभी तक कोई मतलब टीका नहीं बना हुआ है। रोगी को दर्दनाशक औषधि दी जाती है, मतलब दर्द को कम करने के लिए बहुत सारी औषधियां दी जाती हैं। बाकी देखा होगा नारियल का पानी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद क्या होता है भाई, कीवी खाया जाता है, ड्रैगन फ्रूट्स खाया जाता है, बकरी का दूध, यही सब इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये सब प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, इनकी संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बचाव के उपाय में भैया पहला क्या है, याद रखना कि गड्ढों में जल जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, मतलब जहां पर ऐसा है कि पानी निकल ही ना सके, पानी का बहाव ना हो, इकट्ठा हो, तो वहां पानी नहीं जमा होने देना। क्यों, क्योंकि भाई वहां पे मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होंगे, मच्छर के जो लार्वा होंगे, अंडे होंगे, तो वहां मच्छर की संख्या को बढ़ाएंगे। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए भैया, जैसे पूरा मलेरिया में है सेम वैसे इसमें भी, कि नालियों में मिट्टी का तेल व डीडीटी का छिड़काव कर देना चाहिए। ये भी क्या है, बचाव के उपाय में। नेक्स्ट है भैया कि घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका बचाव के उपाय। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला देखिएगा बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है भैया। प्रतिरक्षा क्या है, सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, मतलब क्या है के बारे में बताना है, और अंतर भी पूछता है। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर पूछता है, सुदम और दुर्दम ट्यूमर में अंतर पूछता है। ठीक है, और सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो अंतर वाले क्वेश्चन को हमने यहां नहीं रखा है, अंतर वाले क्वेश्चन को हम एक वीडियो में संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अंतर हम अलग से लाएंगे। ठीक है, जिसमें सारे अंतर आप आराम से तैयार कर लेंगे, तो टेंशन नहीं रसगुल्लों, याद रखना। ठीक है, तो यहां जानेंगे प्रतिरक्षा क्या है और सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए प्रतिरक्षा, अंग्रेजी में इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा होती क्या है भाई। देखिए क्या होता है कि हमने बताया ना कि भाई जैसे शरीर, भाई हमारा शरीर क्या है, एक प्रतिरक्षा तंत्र है। क्यों, क्योंकि शरीर हमारा बाहर से रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोक रहा है, नहीं तो भैया धूल धुआं मिट्टी के कण दुनिया भर का चीज स्किन पे तो चिपक जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, वो हमें रोगों से रक्षा कर रही है। ठीक है, कोई भी धूल धुआं है, भाई हमने बताया ना कि मिट्टी के कण आंखों में जा रहे हैं, लेकिन जो आंखों से भैया अगर हम बात कर लें, जो आंसू हैं, ठीक है, या फिर इसमें कह लें NaCl जो होता है, सोडियम की मात्रा होती है, वो क्या करता है, उनको नष्ट कर देता है या आंसू के रूप में निकल जाता है। तो भैया यहां पर आपने देखा होगा कि भाई शरीर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रोगाणुओं से हमारी रक्षा कर रहा है। तो जब क्या होता है भैया, शरीर द्वारा किसी बाह्य रोगाणुओं से रक्षा करने की जो क्षमता रखता है, जो क्षमता होती है किसमें, शरीर में, वही कहलाती है प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा भी दो तरह की होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों कि भैया शरीर द्वारा सभी प्रकार के रोग जनकों तथा अन्य विषैले, यहां विषैले पदार्थ या विषैले, ठीक है ना, जन पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने की जो क्षमता होती है, उसे प्रतिरक्षा कहते हैं।
क्या बताया कि शरीर द्वारा सभी प्रकार के जनकों, रोग जनकों तथा अन्य विषैले पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने की जो क्षमता है वो कहलाती है प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा बबुआ दो प्रकार की होती है। कौन सी प्रतिरक्षा भैया, ध्यान देना। पहला सहज प्रतिरक्षा या अविशिष्ट प्रतिरक्षा, या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा। तो इसके चार नाम हैं। कितने नाम है भैया? चार नाम। चाहे सहज प्रतिरक्षा कह लें, चाहे अविशिष्ट प्रतिरक्षा कह लें, चाहे आप जन्मजात प्रतिरक्षा कर लें, या फिर आप स्वाभाविक प्रतिरक्षा कह लें। देखिए, जन्मजात और सहज ज्यादा पूछता है, इसमें उपार्जित ज्यादा पूछता है। तो अभी जन्मजात उपार्जित आपने रोग में भी देखा है। तो यहां अब तो समझ गए होंगे कि सहज प्रतिरक्षा क्या है। तो ऐसी प्रतिरक्षा बच्चों जो व्यक्ति के अंदर जन्म के समय से ही मौजूद हो, व्यक्ति में क्या हो, जन्म के समय से ही मौजूद हो, और शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से लड़कर उनको नष्ट कर दे। ऐसी प्रतिरक्षा क्या कहलाएगी भैया? सहज प्रतिरक्षा। जैसे भी बताया कि भैया सबसे बड़ी प्रतिरक्षा तो हमारी त्वचा ही है, उसके अलावा लार हो गया, क्योंकि आप जब भोजन करते हो तो भैया लार का क्या काम करता है? जो भी रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, क्योंकि इसका भी पीएच वैल्यू क्या है भाई, 7 से अधिक होता है, लार क्षारीय होता है, तो नष्ट कर देगा। ठीक है ना, याद रखना। इसके अलावा WBC क्या है? जैसे व्हाइट ब्लड जो कार्पल्स होते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। जैसे देखा होगा कि भाई जब चोट लग जाती है तो ऊपर एक क्या होता है, एक जैसे होता है ना कि लेयर बन जाती है, एक पपड़ी की तरह हो जाती है। भाई आपने देखा होगा कि ऊपर से एक कवच बना लेती है, लेकिन नीचे अंदर मवाद की तरह हो जाता है जब चोट लगती है, या कोई जैसे फोड़ा फुंसी निकल आए, फिर वो मवाद के रूप में सारा जो भाई अंदर क्या होता है, कचरा होता है, बाहर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो WBC करती क्या है? WBC का काम ही है कि जहां पर कोई रोग शरीर में है वहां जाएगी, उनसे लड़कर उनको क्या है, मवाद के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, इसीलिए इसे भैया क्या कहता है, मतलब ये शरीर का क्या सिपाही कहा जाता है, ये मतलब पहरेदार है। ठीक है, कौन? WBC। समझ में आ गया सहज प्रतिरक्षा। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो भाई मनुष्य में जन्म के समय से ही मौजूद होती है। ठीक, और इस प्रतिरक्षा में विभिन्न प्रकार के रोग को विभेद करने की क्षमता होती है, यानी रोगों को पहचानने की क्षमता रखता है, और इसलिए यह सभी रोगों में समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सभी के लिए ये भाई जान जाएगा कि हाँ क्या करना है। जैसे हो गया भैया त्वचा, लार, WBC आदि। ठीक, ये सहज या जन्मजात। दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा। अब भाई उपार्जित में तो ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद शरीर में क्या है, मौजूद हो। तो भैया लिखेंगे कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद शरीर में मौजूद होती है। इस प्रतिरक्षा में स्मृति कोशिकाएं उपस्थित होते हैं जो रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती हैं, यानी ये स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं। एक बार शरीर में इनको प्रवेश करा दिया जाए तो ये भैया क्या होती हैं, लंबे टाइम तक ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, और जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा उनको पहचान कर ये नष्ट कर देती हैं। जैसे में भैया टीका, यहां पे ढक गया है, पूरा ना दिख रहा होगा, है ना, टीका, वैक्सीन। अब टीका क्या है भाई, कोई जैसे किसी मृत कह लें या फिर निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया गया पदार्थ टीका कहलाता है, और जब शरीर में इसे इंजेक्शन से डाल देते हैं तो टीकाकरण कहलाता है, वैक्सीनेशन। अभी कोविड का टीका लगा था, है ना, तो भैया एक बार लग गया, वो शरीर में एक प्रतिरक्षा तैयार, सुरक्षा कवच बन गया है। जैसे भाई किसी में पोलियो का टीका लग जाता, बचपन में आपने भाई पोलियो ड्रॉप्स पी होंगी, उस टीका लगा है, तो वो पूरे जिंदगी भर के लिए क्या एक प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा है। चेचक वगैरह का टीका लगता है, तो ये क्या होते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि ये जन्म के बाद व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं और उसके बाद ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि एड्स रोग का संचरण, लक्षण तथा नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब लॉन्ग वाले टॉपिक हैं बच्चों, 5-5 नंबर वाले, याद रखना कि भैया एड्स रोग का संचरण कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और इसके नियंत्रण पर क्या करना, टिप्पणी लिखना है। या फिर बोल देगा ऐसे, एड्स रोग के संचरण, लक्षण व नियंत्रण
को समझाइए। ठीक, चलिए भैया देखिए, जो एड्स रोग होता है ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बाकी एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और बाकी ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है, कौन सा, एड्स। ठीक, जिस व्यक्ति में HIV वायरस होता है उसे HIV पॉजिटिव कहा जाता है। और ये जो HIV वायरस होता है हमारे रक्त में उपस्थित टी जो लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनको धीरे धीरे क्या करता है, ये नष्ट करता है, जिससे भैया क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगेगी। ठीक है, याद रखना, तो समझ में आया, HIV के द्वारा होता है, जिस व्यक्ति में HIV वायरस होता है उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। और ये हमारे रक्त में उपस्थित टी कोशिका लिम्फोसाइट नामक जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनको धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं भैया, प्रतिरक्षा तंत्र को ही खत्म करता है। ठीक है, और इस रोग का संचरण कैसे होता है, तो इस रोग का संचरण संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य, योनिद्रव आदि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया। अब एड्स के लक्षण जान लेते हैं, एड्स के लक्षण क्या हैं, ठीक, कैसे पता चलता है भैया कि हाँ इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित हो गया है। तो एड्स के लक्षण में पहला कि बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, क्योंकि ये घातक, एड्स क्या है, एक महामारी की तरह फैल रहा है और ये बहुत ही घातक होता है। शुरू में इसके लक्षण पता ही नहीं चलते और जब आदमी को पता चलता है तब तक ये पूरी तरह हावी हो चुके होते हैं। तो भैया बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, यानी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो ठीक ही ना हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लक्षण देखने को मिलता है कि भैया हाँ व्यक्ति के अंदर ये हो सकता है। दूसरा, टीबी, कैंसर, निमोनिया आदि रोगों का इलाज के बाद भी ठीक ना होना, अभी बताया ना कि बार बार रोगों से ग्रसित होगा व्यक्ति, और भैया इनमें जैसे टीबी, कैंसर, निमोनिया आदि रोग इलाज के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है सांस लेने में तकलीफ होना। नेक्स्ट है धीरे धीरे शरीर के भार में कमी होना, भैया ये तो बताया सब में लगभग होता है। और अगला पॉइंट है कि सिर दर्द व चक्कर आना, ये सभी क्या हैं, एड्स के लक्षण हैं। ठीक, अब भैया बचाव के उपाय क्या हैं, ये तो लक्षण हो गए, अब बचाव के उपाय क्या हैं भैया, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ठीक, ताकि इनसे बचा जा सके। पहला है कि रक्त ग्रहण करते समय उस व्यक्ति की HIV जांच करवानी चाहिए। होता है ना भैया, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो भाई उस व्यक्ति की भाई भली भांति अच्छे तरीके से जांच करवानी जरूरत है, तभी ब्लड भाई क्या है ले। अगला, यौन संबंध बनाते समय सुरक्षा अपनानी चाहिए, सेफ्टी का पूरा ख्याल होना चाहिए भैया। ठीक है, अगर किसी, पहली बात तो होता नहीं कि अपने, होता है कि भैया जो जीवन साथी होते हैं उन्हीं के साथ संबंध स्थापित रख करना चाहिए, और बाकी वहाँ यहाँ पर जो असुरक्षित अगर यौन संबंध स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं संभावना हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए, वेश्यावृत्ति से क्या है, दूर रहना चाहिए। ठीक है, और अगला है, वेश्यावृत्ति का मतलब समझ रहे हैं ना भैया, जो को मूवी वगैरह में आप देखे होंगे जिनको दिखाया जाता है कि भैया हाँ कोठे पर बैठी होती हैं, ये है यही सब। ठीक है, वेश्यावृत्ति होता है तो इनसे दूर रहना चाहिए। अगला है कि सुई से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो इंजेक्शन के माध्यम से, पता चले 4 से 5 लोग हैं नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहते हैं, होता है ना ड्रग्स, कोकीन, हेरोइन वगैरह, तो बहुत सारे लोग हैं तो भाई सभी बार बार इंजेक्शन से, भाई इंजेक्शन लगा करके ही अपने अंदर नशा क्या करते, इंजेक्ट कर देते हैं। तो इससे होता क्या भाई, इतने लोग बैठे हैं, अब किसको कौन सी बीमारी है पता ही नहीं, तो इससे भी संभावना हो सकती है। तो भैया ये सबसे दूर रहना चाहिए, ये सब क्या है भैया, बचाव के उपाय हो जाएंगे। चलिए रसगुल्लों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला है कैंसर। ठीक है, क्या है बच्चों, कैंसर।
कैंसर क्या है, इसके कारण तथा उपचार का वर्णन करना है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। कैंसर भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक। ये भी 5 नंबर वाला है, आएगा तो 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक। और आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, भी बताया ना कि भैया ये 100% वाले टॉपिक हैं, ठीक है। इसलिए इनको भैया आप इग्नोर कतई नहीं कर सकते। कैंसर क्या होता है, अब देखिए भाई, कैंसर होता क्या है, जब शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के किसी भाग में कोशिका विभाजन के दौरान क्या हो जाए, कोई गांठ बन जाए, या जैसे कहीं पर आपको ऐसा लगे कि हाँ नीला पड़ रहा है और वो बहुत ही टाइट हो जाए। अब ऐसा नहीं कि भाई मार पड़ी है उसके बाद सूजन आ गई, काला पड़ गया, नहीं, वो चीज नहीं। कहीं पर एक गांठ की तरह एक उभार उत्पन्न हो जाए तो वो क्या है, एक गांठ बन जाता है, तो उसी को कैंसर कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखना चाहेंगे कि भैया लिखेंगे, जब शरीर के किसी एक भाग या ऊतक की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण एक गांठ का निर्माण हो जाता है तो उसको कैंसर कहा जाता है। क्या होते हैं, कैंसर। ये भी बहुत घातक यानी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ठीक। अब बात कर लें भैया, कैंसर में गांठ हमने बताया जो बन जाती है वही कैंसर। तो गांठ जो होता है यानी जिसको ट्यूमर कहते हैं, अब इसके भी प्रकार जानना जरूरी है, क्योंकि भैया ऐसे पूछेगा कि कभी कभार अलग से क्वेश्चन, ट्यूमर क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो हमने बताया ना कि जो एक गांठ बन जाती है कोशिका विभाजन के द्वारा, वही क्या है, ट्यूमर है, मतलब वही कैंसर है। अब जो गांठ है या ट्यूमर है वो 2 प्रकार का होता है। पहला सुदम या अर्बुद ट्यूमर। सुदम ट्यूमर, सुदम ट्यूमर होता क्या है, सुदम ट्यूमर होता है भैया ऐसे ट्यूमर जो क्या होते हैं, शरीर के किसी एक भाग में बनते हैं और ये स्थिर रहते हैं, अर्थात ये शरीर के दूसरे भाग में नहीं पहुंचते हैं। अगर समय रहते यानी टाइम से अगर इनके बारे में जान लिया जाए और इनको निकाल भी दिया जाए, ठीक, शरीर से बाहर, तो आदमी बच जाता है, यानी ठीक होने की संभावना होती है। ऐसा ट्यूमर जो क्या कहलाता है, सुदम ट्यूमर, ठीक है। तो लिखेंगे कि यह निश्चित स्थान पर स्थिर बने रहते हैं, हमने बताया ना, ये जहां पर गांठ बनेगा वहीं पर पड़ा रहेगा, ठीक है। और यह संयोजी ऊतक से बने आवरण से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। भाई इसी कारण क्या होता है, एक गुच्छे की तरह एक मजबूत हो जाता है, ठोस। यदि इनको समय पर निकाल दिया जाए तो ये हानिकारक नहीं होते हैं। कौन, सुदम ट्यूमर। दूसरा क्या है भैया, दुर्दम ट्यूमर। दुर्दम ट्यूमर क्या होते हैं, ऐसे ट्यूमर जो क्या होते हैं, शरीर के एक भाग पर बनते हैं और ये ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर के किसी दूसरे भाग तक पहुंच जाते हैं और वहां एक नया ट्यूमर तैयार कर देंगे, ठीक। यानी वहां पर भी एक नया ट्यूमर तैयार हो गया, ठीक है। जैसे ब्लड कैंसर होता है तो भैया ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, हर जगह ट्यूमर बनाएगा, ठीक। और जहां बनाता है उसको द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जब पहुंचकर एक ट्यूमर बनाना, ये प्रक्रिया मेटास्टेसिस कहलाती है। एक बार पूछा गया था, ठीक, 1-2 साल पहले पूछा गया था, मेटास्टेसिस क्या है, तो हमने बताया ना कि मेटास्टेसिस क्या है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे कि यह ट्यूमर स्थिर नहीं होता है, इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो रक्त के साथ परिसंचरित होकर यानी प्रवाहित होकर ये दूसरे अंग में जाकर एक नया ट्यूमर बना देती हैं, जिसे द्वितीय या द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोशिकाओं का जो जाना होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है बबुआ, मेटास्टेसिस कहलाता है, ठीक है। यानी इस प्रक्रिया को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया कि भैया कैंसर क्या है। और इसका भाई यहां पे हमने बताया ना, यहां पे अब देखिए इसका कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। अभी तक तो हमने केवल सुदम और दुर्दम ट्यूमर देखा है, अब कारण और इसका उपचार देखते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए भैया अब देखते हैं कारण, कारण देखते हैं, उसके बाद भैया उपचार। अब देखिए कैंसर का कारण क्या है, ठीक, यहां कारक लिखा है, चाहे कारण समझिए, ठीक है। कारक मतलब ये रोगजनक कारक क्या है, यानी जिसके कारण ये रोग होता है। कारण में यानी किस कारण से रोग होता है, तो कोई दिक्कत ना, तो यहां पे कारक ही पूछेगा ज्यादा। अब भैया इसके कारक में भौतिक होता है, उसके बाद रासायनिक इस रूप में होता है विकिरण, बट यहां पर हमने सबको मिला के लिखा है, ठीक। तो भैया कैंसर के निम्नलिखित कारक हैं, जैसे में एक्स किरणें हो गया, अल्ट्रावायलेट रेस यानी पराबैंगनी किरणें हो गया, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं हो गया,
कांगरी हो गया, ठीक, जो कश्मीर क्षेत्र में जलाया जाता है उससे उसका जो धुआं निकलता है वो कैंसर का कारण बनता है। तंबाकू हो गया भैया, सिगरेट हो गया आदि, ये सभी क्या है, कैंसर के कारक हैं, यानी इनके द्वारा कैंसर हो सकता है। ठीक है, हो सकता क्या, होता है। अगला है कि कैंसर के लक्षण क्या। अब देखिए लक्षण क्या होगा कैंसर में, भाई लक्षण कैसे दिखाई पड़ते हैं। पहला, कैंसर की जो कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है, ठीक है, यानी शरीर के किसी भाग में उभार बनता चला जाएगा और वो बड़ा होता चला जाएगा। दूसरा, ट्यूमर यानी जो गांठ बनती है निरंतर वृद्धि करता है, हमने बोला ना कि वो बड़ा होता चला जाएगा। अगला है पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कमजोर पड़ जाएगी। नेक्स्ट है कि शरीर के भार में निरंतर गर्मी होने लगती है। तो ये सभी कैंसर के लक्षण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, लक्षण। और अब अगला है कि कैंसर का उपचार कैसे होता है। ठीक है, कैंसर का उपचार कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। कैंसर के उपचार के लिए एक तो भैया सर्जरी की जाती है, हमने जो बताया कि सर्जरी करके निकाल देते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे, यानी एक्स किरणों के माध्यम से भी इसको निकाला जा सकता है। अगला है कोबाल्ट 60 विकिरण, ठीक, कोबाल्ट 60 और विकिरण आदि के द्वारा क्या होता है, कैंसर का उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया कैंसर के कारक, लक्षण और उपचार। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया कि अल्कोहल के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव तथा इससे बचने के उपाय लिखना। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछेगा अल्कोहल व किशोरावस्था का संबंध लिखिए, ऐसे बोल देगा, या अल्कोहल के मतलब कुप्रभाव लिखिए, या अल्कोहल के दुष्प्रभाव लिखिए, मतलब कैसे भी पूछे भैया, टॉपिक तो हमारा सेम ही है। अब अल्कोहल होता क्या है, तो भैया अल्कोहल एक मादक पेय पदार्थ है। भाई ये दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला पेय पदार्थ होता है, जिसे शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, बेवड़े लोग तो इसको सोम रस कहते हैं, उनके लिए सोम रस है। तो अल्कोहल के अब देखते हैं कुप्रभाव। अल्कोहल के मतलब कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, इसको तो आप सोच कर बना के अपने से भैया अपने दिमाग का प्रयोग करके लिख सकते हो कि भैया इससे क्या हानियां हो सकती हैं। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं ना टॉपिक इतने आसान है, एक बार देखो एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला है कि इससे व्यक्ति के अंदर हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी। बिल्कुल, पीने के बाद बेवड़े लोग क्या करते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, अपनी बीवी बच्चों को मारते हैं, एक बेवजह का उलझ जाते हैं आदमी से। तो ये इनके अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति है ना, एक जानवर आ जाता है। ठीक है ना, याद रखना। अगला है कि इसके अत्यधिक सेवन से श्वसन घात, ठीक, श्वसन घात, हृदय घात, यानी जो होता है ना कि हार्ट अटैक वगैरह, कोमा या व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो अमृत थोड़ी ना पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो ये क्या है भाई, ऐसी जाहिर सी बात है ये सारी प्रॉब्लम होनी तय है। अगला है कि भैया अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति धन की तंगी की वजह से क्या है, चोरी का सहारा लेने लगते हैं। बिल्कुल बात सही है, अपने ही घर में चोरी कर लेंगे, बीवी बच्चों के पैसे चुराएंगे, गहने चुराएंगे, यही करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है कि भैया गर्भावस्था के दौरान अगर महिलाओं द्वारा इसका सेवन किया जाएगा तो वो गर्भ पर भी क्या है, यानी बच्चे पर भी वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अल्कोहल का अधिक सेवन करने के कारण व्यक्ति में अकेलापन आ जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी, यानी वो एकदम से बोलते हैं ना कि कपड़े गंदे वंदे इधर उधर जहां देखो पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं उससे, दुनियादारी से, वो अपने आप को राजा समझेगा फिर। ठीक, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी होगी, सोने की आदत, यानी बहुत ज्यादा वो सोता रहेगा, मित्रों से बिगड़ते संबंध, यानी दोस्तों से क्या है, दोस्तों नात रिश्तेदार घर में सबके से भाई उसका संबंध खराब हो जाएगा। ठीक, ये सारे लक्षण क्या होते हैं भैया, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल के क्या है, कुप्रभाव हैं या फिर कह लें दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आते हैं आगे। अगला है भैया इसका, यानी इसका अब हम देखेंगे रोकथाम व उपचार। अल्कोहल का रोकथाम व उपचार। अब देखिए अल्कोहल का भैया कैसे रोकथाम किया जा सकता है। पहला, बच्चों का लालन पालन उच्च स्तर पर होना चाहिए, मतलब उनको इन सब वातावरण से दूर, जहां पर बेवड़े लोग हैं दुनिया भर का, ऐसी भाई
तो उनको इस माहौल से दूर रखें। ठीक है, कोशिश यही हो कि भाई इनकी परछाई भी ना पड़े, ऐसे माहौल में ये पलें। ठीक, या अगर हैं तो घर में भैया उनको अच्छी मतलब एक उच्च स्तर की शिक्षा देनी जरूरी हो। अगला है कि प्रत्येक बच्चों को अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए। आज के टाइम पे आपने देखा होगा, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो ऐसे टाइम पे क्या होते हैं कि भैया बहुत सारे युवा, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है, युवा पीढ़ी। अब युवा में, यूथ में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, भाई लड़कियां भी आज हमारी छोरियां छोरों से कम है के, तो कम नहीं है इस मामले में, वो भी कहीं ना कहीं आगे निकल रही हैं। ठीक, अब इसमें हमने बताया ना कि बहुत सारा ऐसे भाई फैमिली का प्रेशर हो जाता है। कुछ लोग हैं पता चले डिप्रेशन में चले गए हैं, है ना, लव फेलियर, प्यार में धोखा खा गए हैं, उसके बाद मुझे पीने का शौक नहीं और पीता हूं गम भुलाने को, तो गम भुलाने के लिए पौवा मार रहे हैं, ये चीज होता है ना। कुछ लोग होते हैं भैया बहुत ज्यादा खुशी हो, ठीक है ना, तब पी रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा गम में है तब पी रहे हैं, तो ये गम को भी भुलाने के लिए पी रहे हैं और खुशी में भी पी रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना, दोस्त भी रहता है, अरे यार ले ले, थोड़ा ले, एक ढक्कन ले ले, काम कुछ नहीं होगा, ऐसे तो बस हो गई भाई, हो गया ना, आदत धीरे धीरे लग जाएगी। तो ये होता है। तो जितना हो सके, तो भाई आज के टाइम पे बोला ना कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा टेंशन, घर में भाई गाली गलौज दुनिया भर का माहौल है, तो बच्चे प्रेशर में आ जाए, बहुत ज्यादा मेंटली, यानी वो मेंटली बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अक्सर इन सब का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। जॉब नहीं लग रही, कैरियर की टेंशन है, इन सब में भी कहीं ना कहीं वो भाई इस तरफ खींचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए भाई, बल्कि मोटिवेट करना चाहिए कि मेरे लल्ला हो जाएगा, डोंट वरी, होगा ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो भाई काहे का टेंशन पालना। अगला है बच्चों को कुसंगत से दूर रहना चाहिए। भाई बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, ऐसे दोस्त जो भाई पी के हमेशा क्या हो, धनक गए हो, उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि नशीले पदार्थों का आदी होने पर मनोवैज्ञानिक के संपर्क से सलाह लेनी चाहिए। भाई अगर बहुत ज्यादा लत लग गई है, चाय के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भाई एक ऐसे व्यक्ति, मतलब ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो क्या हो भाई मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको मोटिवेट करे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। ठीक है, इन सब के लिए मनोवैज्ञानिक के संपर्क में आपको सलाह लेनी चाहिए। तो ये भाई रोकथाम या उपचार हैं। ठीक, ऐसे भाई हम क्या है, इनसे दूर रह सकते हैं, ठीक है, या इनसे बच सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। तो देखिए इसमें आपके एक दो टॉपिक और हैं छोटे मोटे, जैसे ओपियोइड्स हो गया, ड्रग्स क्या है, व्यसन क्या है, ठीक है, तो वो एक एक दो दो नंबर वाले हैं, उनको हम अलग से जब सीरीज लाएंगे एक दो नंबर वाले तो निपटा देंगे, टेंशन नहीं बबुआ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।